हेलो बच्चों। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि किसी भी प्लेन सरफेस से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस। और उसमें हम लोग देखे थे कि एक जो प्लेन मिरर होता है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उसके लिए सेम होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है मिरर के तो इमेज राइट साइड में बनता है, यानी बिहाइंड द मिरर बनता है। हम लोगों ने कल मिरर के केस में एक स्पेशल चीज देखी थी कि अगर दो मिरर एक दूसरे से कुछ थीटा एंगल पर हो तो उनके बीच कितने कोण बने, कितने इमेजेस बनेंगे। जैसे एक M1 और एक M2, ये दोनों अगर थीटा एंगल पर हैं तो इनका आपस में कितना इमेज बनेगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, कितना इमेज बनेगा। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर ये 360 डिग्री बाई थीटा एक वैल्यू है n, ठीक, उस केस में n की दो पॉसिबिलिटी है, यानी या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, यानी या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर n इवन है तो इमेज कहीं ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, नंबर ऑफ इमेजेस कहाँ क्या बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेस हो गए आपके n-1। यानी अगर मेरा n इवन आया तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो इसके बीच में, कहीं पर मतलब कि सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1। लेकिन अगर ऑड वैल्यू आई, n की वैल्यू यानी ये वैल्यू क्या आई, ऑड आई, तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी है, सिमेट्रिक रखा हुआ है या अनसिमेट्रिक रखा हुआ है। अगर सिमेट्रिक रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे n। और अगर अनसिमेट्रिक रखा हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, n-1। क्लियर। इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि अगर थीटा गिवन है तो n की सिंगल वैल्यू आएगी, लेकिन अगर n गिवन है तो थीटा की कई वैल्यूज पॉसिबल। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम समझते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब है, गोलीय दर्पण का क्या मतलब, स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब। इसको हिंदी में कहेंगे गोलीय दर्पण। कोई भी ऐसा मिरर जो किसी खोखले गोले का हिस्सा हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ए मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। जैसे मान लो एक हॉलो स्फीयर है, ठीक, खोखला गोला है, हमने इसके दो पार्ट्स कर दिए, एक इधर से काट दिया और एक इधर से काट दिया, ठीक। तो एक ये वाला पार्ट मिल गया हमको, एक ये वाला पार्ट मिल गया हमको। देखिए पार्ट आपको लाइन वाइज दिख रहे हो पर एक्चुअली वो ऐसे है या ऐसे है। एक ये सरफेस हो गया और एक ये सरफेस हो गया। जब सामने से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू दिखाई देगा, इसीलिए इसको लाइन खींचते हैं। ये लाइन ड्रा हुआ है, ठीक है, ये लाइन ड्रा हुआ, पर एक्चुअली सरफेस इस तरीके से स्फेरिकल सरफेस है, इस तरीके से कर्व सरफेस। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होगा, और या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होगा, ठीक। बाहर इसके पीछे पेंट कर दिए, इसके पीछे पेंट कर दिए। ध्यान दीजिएगा, याद रखिए कि इफ द आउटर बल्जिंग साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इफ द आउटर बल्जिंग साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मिरर इज कॉल्ड एन कॉन्वेक्स मिरर। तब इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। एंड इफ द इनर हॉलो साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड एन कॉनकेव मिरर। अगर बाहरी उभरा हुआ हिस्सा, उभरा वाला बाहर वाला हिस्सा क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, परावर्तक तल हो, तब हम उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल मिरर, उत्तल दर्पण। और अगर इनर सरफेस जो है हमारा परावर्तक तल यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसे कहते हैं कॉनकेव यानी अवतल। हिंदी में कहेंगे अवतल, अव माने होता है नीचे, तो जिसका परावर्तक तल नीचे हो यानी कि ऐसे गहरा हो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चम्मच में जिस वाले हिस्से में हम लोग किसी चीज को रखते हैं वो होता है अवतल हिस्सा, और जिस हिस्से में हमारा बैक साइड रहता है, मतलब जिसमें हम खाना, जैसे चम्मच ऐसे है, इसमें खाना रखते हैं या कोई चीज रखते हैं, तो ये हो गया अवतल और ये वाला सरफेस हो गया उत्तल। क्लियर? ठीक है। अब किसी गोलीय दर्पण के साथ कुछ परिभाषाएं होती हैं, उन परिभाषाओं को हमें समझना होगा, उन परिभाषाओं को, उन डेफिनेशंस को हमको समझना होगा कि क्या क्या डेफिनेशंस हैं। जैसे सबसे पहले एक कोई दर्पण ले लेते हैं, तो मान लीजिए एक अवतल दर्पण ले लिए, अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। ठीक, निश्चित रूप से ये वाला, ये जो दर्पण है वो किसी बड़े स्फीयर का क्या होगा, पार्ट होगा। ठीक, ये किसी बड़े स्फीयर का क्या होगा, पार्ट होगा। और अगर कोई चीज स्फीयर का पार्ट है तो उस स्फीयर के पास सेंटर होगा, उस सेंटर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में कहेंगे वक्रता केंद्र। उस खोखले गोले का केंद्र जिसका दर्पण हिस्सा है, भाग है, उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, या द सेंटर ऑफ दैट hollow sphere whose mirror is a part is called as center of curvature। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे, संकेत है सी से, सिंबल क्या है, सी है। ठीक, अब यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि ये वाला हिस्सा, इस पूरे पोर्शन को क्या कह सकते हैं, तो इस पूरे पोर्शन में लाइट कहीं से भी आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो हम उसको क्या कहते हैं, द्वारक, द्वारक, गेट, एपर्चर, क्या कहेंगे, एपर्चर। यानी वो पोर्शन जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है, जैसे ये है, तो वो वाला हिस्सा, जितने हिस्से में प्रकाश का परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, एपर्चर कहते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर। Aperture of mirror is that portion by which the light can be reflected by the mirror। क्लियर है? ठीक, थर्ड पार्ट है, अब देखिए ये द्वारक मिल गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल गया, यहाँ से यहाँ तक करके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या मिल गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल गया। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऑब्वियसली हर सरफेस का एक सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, जैसे ये है यहाँ तक, तो इसका यहाँ पर सेंटर होगा। तो इसी तरीके से इस मिरर का भी ये क्या होगा, सेंटर होगा। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पोल, हिंदी में कहेंगे ध्रुव, यानी द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, या ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ एपर्चर इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। ठीक, ये पोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि दर्पण के केस में, परावर्तन के केस में जितनी भी दूरियां होंगी, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वो वक्रता त्रिज्या हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, फोकस दूरी हो, सभी दूरी को हम पोल से ही मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। पोल यानी कि हमारा एक तरीके का क्या रहेगा, ओरिजिन के जैसा काम करेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट था पहले से सी, और एक पॉइंट हो गया पी। पी और सी से एक लाइन क्रॉस हो सकती है, पी और सी से एक लाइन क्या हो सकती है, पास हो सकती है। इस लाइन को क्या कहेंगे, मेन लाइन है, ये सबसे सेंट्रल लाइन है, तो इधर भी सेंटर से पास हो रही है, इधर से भी सेंटर से पास हो रही है, इसीलिए इसको कहेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल अपर्चर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, तो ये चार कोर डिफिनेशंस हैं जो इसमें हमेशा जरूरत पड़ेंगी आपको, जो हमेशा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सी और पी के बीच एक डिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली होगा। सी क्या है,
सेंटर ऑफ कर्व, सेंटर ऑफ द स्फीयर, और पी क्या है, एक पॉइंट ऑन द स्फीयर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी किसी भी दर्पण के लिए, किसी भी मिरर के लिए उसके वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव यानी पोल के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। अगर इंग्लिश में इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल आर। किस संकेत से प्रदर्शित किया जाता है जनरली, तो कैपिटल आर से किया जाता है। ठीक, अब हमको एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़नी है, वो है फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, चलिए। अब आता है फोकस ऑफ द मिरर। फोकस ऑफ मिरर फोकस ऑफ मिरर। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर के लिए। तो मान लीजिए ये एक क्या है, कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण। इसके पास क्या क्या होगा आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये जो सरफेस है क्या कहलाता है, द्वारक। इस द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, पोल यानी ध्रुव। ये जो स्फीयर है, ये जो स्फेरिकल पार्ट है, इसके सेंटर को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के जाने वाली लाइट को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, और सी से लेकर के पी तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चीजें क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष के नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है, और मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही, पैरेलल आ रही। अब क्या होगा, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। सी से पी को मिला दें, सी से इस पॉइंट को मिला दें, इस पॉइंट को, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, लेट इट आई। ठीक है, सी से आई अगर मिला दिए तो क्या मिलेगा हमको, एक लाइन मिल रही है। सी सेंटर है और आई पॉइंट ऑन स्फीयर है। स्फीयर से सेंटर तक जाएंगे तो वो हमेशा नॉर्मल होगा क्योंकि रेडियस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, और यहां से उतना ही एंगल बना के लाइट को क्या हो जाना चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये वाला एंगल हमारा हो गया थीटा। ठीक, और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मान लो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर लिखेंगे, पर आर और आई तो बराबर होता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इट इज इक्वल टू आर, या इसको भी क्या लिख सकते हैं, आई ही लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, आई होगा। क्यों होगा, ये लाइन ऐसे आई और इधर निकल गई, यहां से यहां तक नॉर्मल गया। ये लाइन और ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, और ये जो डॉटेड लाइन आ रही है यानी नॉर्मल इज द इंटरसेक्टिंग लाइन। सो ये और ये आई एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। क्लियर, ठीक है। अब अगर ये आई है, ये आई है और ये आई है, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं। जैसे let this point is F, this is I, this is P। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टिंग रे। कोई प्रॉब्लम,
ठीक है। अब एक चीज सोचिए कि ऑब्वियस सी बात है कि ये आई एफ और सी एफ बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सी एफ आई ट्रायंगल में आई और आई एंगल्स बराबर हैं, और इक्वल एंगल्स के अपोजिट एंगल्स हमेशा ट्रायंगल में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस एंगल के सामने वाली साइड सी एफ और इस एंगल के सामने वाली साइड एफ आई आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो यानी कि सी एफ इक्वल हो गया किसके? एफ आई के। सी एफ इक्वल हो गया किसके? एफ आई के। सी एफ इक्वल हो गया किसके? एफ आई के। अब ये इसको हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं ऐसे। यहाँ है सी, यहाँ है आई, और यहाँ कहीं है एफ। ठीक है, ये एंगल आपका है आई। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं ऐसे, ठीक है, यानी एफ से परपेंडिकुलर ड्रा किए इस पॉइंट पर, कहीं भी मिला, मान लीजिए एम मिला। ठीक, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का एक कंपोनेंट यहां तक आएगा। ये कितना होगा? एफ सी का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? कॉस थीटा। क्लियर है? सिमिलरली ये एंगल 90 डिग्री है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो यहां से लेकर के यहां तक की लाइन क्या हो जाएगी? यहाँ तक की लाइन एफ आई का कॉस थीटा हो जाएगा। तो सी से आई क्या होगा? सी आई इक्वल टू एफ सी कॉस थीटा प्लस एफ आई कॉस थीटा। पर सी एफ और एफ आई को इक्वल है, तो इट कैन बी रिटन एज एफ सी कॉस थीटा का ट्वाइस, यानी सी आई इक्वल टू आया कितना? 2fc cos थीटा। ठीक है, सी आई इक्वल टू आया 2fc cos थीटा। अब देखिए C से लेकर के P तक का डिस्टेंस क्या है? R है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। C से F तक की वैल्यू कितनी है? C से I तक की वैल्यू कितनी है? 2fc cos थीटा। तो हमारा fc कितना आ गया? CI डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। ठीक, और C से I क्या है? रेडियस ही तो है, सरफेस से सेंटर क्या है? रेडियस, R बाई 2 cos थीटा। FC आया R बाई 2 cos थीटा। क्लियर? अब देखो FP निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? FP इक्वल टू CP माइनस CF या PC माइनस P से C माइनस F से PC माइनस FC। क्लियर? तो FP इक्वल टू PC माइनस FC। PC क्या है? पॉइंट ऑन सरफेस, पॉइंट ऑन द स्फीयर टू द सेंटर, रेडियस होगा। और F से C क्या है? R बाई 2 cos थीटा, यानी R माइनस R बाई 2 cos थीटा। R को हम कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई 2, और 1 बाई cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? sec थीटा। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब एक चीज सोचिए, जैसे जैसे हम इस एंगल को नीचे, जैसे जैसे हम इस पैरेलल साइड को नीचे लाएंगे, यानी अगर हम इस लाइन को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक रखें, पैरेलल रखें और नजदीक रखें, तो हमारा एंगल आई क्या होगा? स्मॉल होगा। यानी फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस बिटवीन दीज टू रेज, यानी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और बहुत नजदीक है, क्लोज है। कब? अगर अपर्चर छोटा हो। ठीक है, अगर अपर्चर छोटा हुआ तो ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा, और अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा
उस केस में थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा भी टेंड्स टू जीरो। थीटा टेंड्स टू जीरो यानी थीटा जीरो पर साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, थीटा जीरो पर कॉस थीटा कितना होता है 1, तो 1 बाई कॉस थीटा इज 1, यानी सेक थीटा भी 1 हो जाएगा, सेक थीटा भी 1 हो जाएगा। इस केस में एफ पी इक्वल टू हो गया आर 1 माइनस हाफ यानी आर बाई 2। एफ से पी क्या हुआ आर बाई 2, और एफ से पी को क्या कह सकते हैं, फोकल लेंथ, क्योंकि ये एफ क्या है, फोकस ही तो है, तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या आया आर बाई। ठीक, अब डिफाइन करना है किसको, ध्यान से देखिए, फोकस क्यों इसकी जरूरत पड़ती, क्योंकि इसका रिलेशन मिल गया आर से। अब हम डिफाइन करते हैं फोकस को। फोकस क्या है, कोई भी ऐसी लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर के एक पॉइंट से पास होगी, और मतलब कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट से पास होगी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ द मिरर। कह सकते हैं ए लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection from the mirror passes through a point on principal axis of the concave mirror, and that point is called as focus of mirror. That point on principal axis such that the light ray coming parallel to the principal axis passes through it is called as focus. ठीक है, ये किसके लिए डिफाइन हुआ, कॉनकेव मिरर के लिए। एक जनरली फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है कि अगर कोई एंगल, कोई रे है जो थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आ रही है, तो जहां से वो क्रॉस करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, जिस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर क्रॉस करेगी, उस पॉइंट और एफ पी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो ये जनरल फॉर्मूला है, और ये हमारा रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, एक बार फोकस को और डिफाइन कर लेते हैं दोनों मिरर्स के लिए एक साथ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन आ जाए। ठीक, देखिए ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, ये पॉइंट है पोल, और यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई ऐसी लाइट रे जो ए लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम the surface passes through a point on principal axis, that point is called as focus of concave mirror। तो फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, किस साइड पे, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर यही कॉनकेव मिरर होता तो, कॉन्वेक्स मिरर होता तो ये आपका हो गया पोल, और इसका सेंटर इस तरफ होगा। कोई लाइट रे आई किसके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो ये रे नॉर्मल हो गई, जितने एंगल पर आया उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये देखने में लगेगा कि आपको लाइट पीछे से आती हुई दिखी। तो हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अब एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखते हैं कॉन्वेक्स के केस में। ऐसा पहले दो बातें समझिए। पहला, कॉनकेव मिरर एक तरीके से प्रकाश की लाइटों को, यानी प्रकाश की किरणों को किस तरफ मोड़ रहा है, मुख्य अक्ष की ओर। जैसे इधर जा रहा था मुख्य अक्ष की ओर मोड़ा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर मुख्य प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से
दूर भेज रहा है तो इसे कहेंगे कन्वर्जिंग, कन्वर्ज कर रहा है, हिंदी में कहेंगे अभिसारी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, दूर भेज रहा है, तो कहेंगे डाइवर्जिंग, हिंदी में कहेंगे अपसारी। तो कॉन्वेक्स मिरर अपसारी होता है, डाइवर्जिंग होता है, जबकि कॉनकेव मिरर अभिसारी होता है, यानी कि कन्वर्जिंग होता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर में है, इन द फ्रंट ऑफ मिरर है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, और जबकि फोकल लेंथ पीछे, फोकस पीछे है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऑब्वियसली आप जब भी इसको समझना हो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, लाइट रे क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ से लाइट आई, जितने एंगल पे आई उतने पे रिफ्लेक्ट कर गई, अपने आप वो फैलता हुआ चला गया। ठीक है, एक पॉइंट है कि यहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, जबकि यहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, लग रहा है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे मिरर को, ठीक, कैसे डिफाइन करेंगे। When all the light rays coming parallel to principal axis of a mirror after reflection from the mirror passes through a point or appear to be passing through a point on the principal axis, that point is called as focus of the mirror. ठीक, the distance between pole and focus is called as focal length. Clear? इसको फोकल लेंथ को जनरली किस चीज से डिनोट करेंगे, फोकल लेंथ को डिनोट करेंगे किस चीज से, स्मॉल एफ से। तो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। क्लियर है। ये हमारा मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजीज थी। अब आते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या यूज होता है। साइन कन्वेंशन जिसपे सबसे ज्यादा गलतियां बच्चों से होती है। साइन कन्वेंशन एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस को लगाएंगे तो हमेशा गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मान लीजिए कोई मिरर है, कार्टेशियन प्लेन है, उसमें इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, ये मिरर है उसको वाई एक्सिस एक तरीके से बोल सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा कंसीडर कर ले तो। ठीक है, पोल ऑफ द मिरर को कहते हैं ओरिजिन, यानी पोल इज टेकन एन ओरिजिन। फर्स्ट पॉइंट हो गया, पोल इज टेकन एन ओरिजिन। लाइट रे जनरली कम्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, यानी लाइट रे हमेशा इस तरफ से ट्रेवल होगी, इस तरफ से राइट। ठीक, यानी ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, आपतित किरण की दिशा है। ठीक है, अब देखिए कोई भी डिस्टेंस वो हमेशा कहां से मेजर होगा, all distances are measured from pole। कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है उसे कहां से करेंगे, पोल से। all the distances are measured from pole of the mirror, सभी दूरियों को हम दर्पण के ध्रुव से प्रारंभ करते हैं नापना, मेजर करना, मापना। अब देखिए P से इधर आ सकते हैं, P से इधर जा सकते हैं, तो 2 तरीका है। अगर हम P से इस तरफ जाएंगे तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे, तब जो भी दूरी ली जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। यानी ऐसी दूरियां जो प्रकाश के आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं धनात्मक लिया, और ऐसी दूरियां जो प्रकाश की किरण के आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली जाती हैं, कैसी ली जाती हैं, निगेटिव। यानी अगर कोई दूरी इधर जा रही है तो पॉजिटिव, और कोई दूरी इधर आ रही है तो निगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे। भाई मान लीजिए कि हमको मिरर के सामने खड़ा होना, तो कहाँ माना जाएगा कि हम कहाँ हैं। तो जनरली जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आप हमेशा उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक, अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई हाइट नाप रहे हैं तो उसे पॉजिटिव नापेंगे।
और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई हाइट नापे तो उसे कैसे नापेंगे, निगेटिव नापेंगे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम कुछ चीजों को चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं। जो फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर का और जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो कैसा होगा। तो हम लोग देखे थे कि अगर ये कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ यहाँ आया था, यानी इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा कैसा लेंगे, निगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, जनरली यू जो होगा वो मिरर के सामने रखा होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, मिरर के सामने रखा होगा। तो यहाँ से आने वाली लाइट इधर जा रही है और